वंदे मातरम शुजलाम शुफलाम मलयजशीतलाम शस्य श्यामला मातरम। ये केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये नारा था। आज़ादी से पहले हमारे स्वतंत्रता सेनानी ये नारा अपने आप को जोश से भर देते थे। इस कदर अंग्रेज़ों को इससे घिन थी, चिढ़ थी, डर था कि इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रतिबंध इस कदर पर कि अगर आप इस नारे को दोहराएंगे, पुकारेंगे तो आप पर लाठी चार्ज किया जाएगा, आपको जेलों में ठूसा जाएगा, आप पर कार्रवाई की जाएगी। मगर हमारे स्वतंत्रता सेनानी डरे नहीं। इसी का फल है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। जब देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तब कई बातें ध्यान में आती है, जहन में आती है कि केवल ये एक तारीख नहीं है, एक दिन नहीं है, इंडिपेंडेंस डे नहीं है, बल्कि ये एक स्वप्न था, स्वप्न स्वराज का, स्वप्न पूर्ण स्वराज का, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखी थी। जब हमें आज़ादी मिली थी उससे पहले कई चीज़ें जो आज हमारा अधिकार है, जैसे फंडामेंटल राइट हो जाता है, राइट टू स्पीच, फ्रीडम टू स्पीच, हमारा राइट टू एजुकेशन जैसी चीज़ें एलीट प्रैक्टिस थी, सेलेक्टिव प्रैक्टिस थी, इसका अधिकार हमारे पास नहीं था, जो आज हमारा अधिकार बन बैठा है। ये आखिर क्यों मिला? कई दशकों की मेहनत है जिसका फल आज हम भोग रहे हैं। केवल मेहनत नहीं बल्कि जो हमारे जवान थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने कई बार लाठियां खाई है, जेल की सलाखें भी उन्हें रोक नहीं पाई, लहूलुहान हो गए, छल्ली हो गए, गोलियों के सामने सीना तान कर खड़े थे, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। आज़ादी हमारे देश को किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर कर नहीं मिली, ना ही हमारे पुश्तों ने हमें ये आज़ादी दी है या ये देश हमें तोहफे में दिया है, बल्कि अथक परिश्रम का ये फल है। ये फल है भगत सिंह का, भगत सिंह के जज्बे का, भगत सिंह के उस बलिदान का, सुखदेव का, राजगुरु का, जिनके वजह से आज हम आज़ाद हैं, युवाओं के अंदर जिन्होंने जोश भरा था। ये फल है सुभाष चंद्र बोस के उस नारे का कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उसका फल है जिसने आज़ाद हिंद की फौज खड़ा की थी। महात्मा गांधी के उस डंडे का है जो अहिंसा की सीख सिखाता है। ये बलिदान रानी लक्ष्मीबाई की है, जिन्होंने अपने पीठ पर बच्चे को रखकर अंग्रेज़ों के सामने डट कर खड़ी हुई थी। ये उसका फल है जो आज हम भोग रहे हैं। वो हज़ारों महिलाओं का है जिन्होंने चूड़ियों को अपना आभूषण नहीं बल्कि तलवारों को अपना आभूषण माना था। उन सूनी गोदों का फल है जिनके बच्चे इस आज़ादी के दौर पे, इस आज़ादी के कारण जिन्होंने अपने गोद को सूना होने दिया। उन नई नवेली दुल्हनों का है जिनके जो मांग है वो सूने हो गए, जिस वजह से आज हम ये दिन स्वतंत्रता दिवस मना पाते हैं। आज उस दिन हम उन्हें नमन तो करते हैं, मगर साथ ही ज़रूरी ये भी हो जाता है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, आज हम उनके साथ उन्हें भी नमन करें, जिनकी वजह से आज अपने आप को हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साकेत कुमार मौजूद है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं और साथ ही ऑथर भी हैं। साकेत जी, हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। चूँकि युवाओं की मैंने अभी बात की, सबसे पहले तो युवाओं के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कोई ऐसी कहानी जो युवा प्रेरित हो जिससे, क्योंकि अगर आज की हम बात करते हैं, जो हाल ही में हमने देखा सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, युवा जिस प्रकार से आज अपने अधिकार को देखते हैं, कोई ऐसा किस्सा सुनाइए जिससे युवा काफ़ी प्रेरित होते हों। जब आप इसकी बात कर रही हैं, सीजेपी प्रोटेस्ट की बात कर रही हैं, आज के दौर में जो जेन जी है, जो युवा है, वो अपनी बात रखना चाह रहा है। उसको लगता है कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं कह सकता हूँ। उसके लिए वो यूट्यूब यूज़ कर रहा है, जो आपको इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, सब कुछ कर रहा है। और सही मायने में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है अपनी बातों को रखने के लिए। तो यहाँ पर से उस वीरांगना के बारे में, उस बॉम्बे विल्सन कॉलेज की 22 वर्षीय युवा छात्रा के बारे में अगर बात ना किया जाए, जिसने टेक्नोलॉजी को, उस ज़माने में रेडियो टेक्नोलॉजी का और इन्फॉर्मेशन देने का बहुत बड़ा मीडियम हुआ करता था, और उसने मास
को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वेपन ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। किसको? रेडियो को। उषा मेहता वो एक ऐसी युवा छात्रा थी जिन्होंने देखा क्या कि 1942 में दौर चल रहा है, क्रांति का दौर चल रहा है, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा है। जितने भी आपको हमारे बड़े बड़े नेता हैं उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। और अब कैसे लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपको बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी, आपको मुंगेर में एजिटेशन हो रहा था, पूरे देश में आपको छोटे छोटे एजिटेशंस हो रहे थे, और उन सारे इन्फॉर्मेशन को सारे देश में लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ब्रिटिश सेंसरशिप लगा रहे थे इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ताकि जितना भी इससे रिलेटेड क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड जो भी एजिटेशन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पाए। उस समय उषा मेहता ने क्या किया, उन्होंने खुद का ही रेडियो स्टेशन सेटअप कर दिया और वहाँ से उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन पूरे देश से कलेक्ट होता था, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, राम मनोहर लोहिया, सुचित्रा कृपलानी, ऐसे बड़े बड़े लोग उनसे जुड़े हुए थे। वो उन तक अपना इन्फॉर्मेशन पहुंचाते थे कि देश में कहाँ क्या हो रहा है, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जिससे सारा इन्फॉर्मेशन आता था, और वो उस नेटवर्क को अपने रेडियो स्टेशन से, अपने ब्रॉडकास्टिंग फ्रिक्वेंसी से वो लोगों तक पहुंचाती थी। और सबसे बड़ी बात इसमें दिलचस्प बात यह है कि उनका जो स्टेशन था वो हमेशा बदलता रहता था। रीज़न क्या था? ब्रिटिशर्स को पता चल जाता था, सेंसरशिप लगा रखा था उन्होंने, और वो जिस इन्फॉर्मेशन को दबाना चाह रहे थे वो सारा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जा रहा था। तो इसको रोकने के लिए वो क्या कर रहे थे कि जहाँ जहाँ उनको डाउट होता था, ब्रिटिशर्स की CID थी, उनको जहाँ जहाँ पता चलता था कि यहाँ पर जो रेडियो स्टेशन हो सकता है वहाँ वो छापा मार रहे थे। 2.5 महीने तक वो चलता रहा। और सबसे जो शानदार बात है, उस समय वो स्टार्ट करती थी लाइन से, हिंदुस्तान हमारा, और यहाँ के बाद वो बोलती थी दिस इज़ द कांग्रेस रेडियो कॉलिंग। तो इससे क्या होता था, उस समय कांग्रेस सिंबल था, एक एजिटेशन का जो मेन सिंबल था वो कांग्रेस था, जहाँ से लोगों को लगता था कि अगर कांग्रेस कह रही है, अगर ये बात कांग्रेस की तरफ से आ रही है तो इस बात में 100% सच्चाई ही होगी। और वहाँ के बाद वो सारे इन्फॉर्मेशंस लोगों को बताती थी कि कहाँ लोग कैसे विरोध कर रहे हैं। अब खुद सोचिए, अगर आपको यहाँ पर घर में बैठे बैठे पता चले कि बलिया में लोगों ने अपनी ही सरकार बना दी है, तो आपके अंदर कितना जोश आएगा। युवाओं के अंदर जोश आता था, उनको लगता था, पूरे देश के युवाओं को लगता था कि अब हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल के फेंक ही देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जो उन्होंने फ्रीक्वेंसी वॉर किया था। उस समय उन्होंने टेक्नोलॉजी का जो यूज़ किया था, उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, उस समय रेडियो ही मीडियम हुआ करता था। वो पहली आप युवा कह सकती हैं जो टेक्नोलॉजी वॉरियर थी इंडिया की। उसने युवा शक्ति को दिखाया कि कैसे, कि अगर युवा अपने नॉलेज को अगर सही ढंग से यूज़ करे तो कैसे वो क्रांति ला सकता है। वो क्रांति लेके आई थी। अहिंसा की बात तो महात्मा गांधी भी कर रहे थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, मगर ये एक नए तरीके की जो अहिंसा का परिचय उन्होंने दिया था टेक्नोलॉजी के माध्यम से। कह सकती हैं आप इसको वेपन ऑफ रेजिस्टेंस। महात्मा गांधी का अहिंसा था। सुभाष चंद्र बोस और ऐसे बहुत लोग थे जिनके लिए वेपन ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बंदूक थी, बट ये एक नई लड़ाई थी। इन्होंने टेक्नोलॉजी को ही, इन्होंने फ्रिक्वेंसी को, इन्होंने इन्फॉर्मेशन को वेपन ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया। इसके लिए इनको अरेस्ट भी किया गया। 2.5 महीने के बाद ये अरेस्ट हुई, 22 साल की लड़की, और उसका 6 मंथ इंट्रोगेशन चला। लेकिन हिम्मत देखिए, जज्बा देखिए, कुछ नहीं कहा, किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, न नेटवर्क के बारे में बताया, ना उनसे जुड़े उन सारे लोग, जितने लोग जुड़े थे, किसी के बारे में कुछ नहीं बताया। 6 महीने ब्रिटिशर्स इनका इंट्रोगेशन करते रहे, कुछ जवाब नहीं मिला तो थक हार के इन्होंने इनको 4 साल की सज़ा दे दी। और 4 साल की सज़ा के बाद ब्रिटिशर्स इनसे, एक बार ये बीच में बीमार पड़ी तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो ब्रिटिशर्स इनसे इतने डरे हुए थे तो वहाँ भी उन्होंने पूरी जो पुलिस की तैनाती कर दी थी कि कहीं ये भाग ना जाए, क्योंकि उनको पता चल गया था ये सिर्फ एक युवा नहीं है, ये अपने आप में एक क्रांति है। सुभाष चंद्र बोस का चूंकि आपने नाम लिया, कई बार कहा भी जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के जो तरीके थे वो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी से अलग थे।
क्या उनका तरीका था? अगर हम सुभाष चंद्र बोस के तरीके से चलते तो शायद हमें आज़ादी पहले मिल जाती, ये भी कई लोग कहते हैं, कई हिस्टोरियन का मानना है। देखिए, देखने का तरीका होता है। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों का लक्ष्य एक ही था। उन दोनों का लक्ष्य था भारत की आज़ादी। वो दोनों एक ही बात चाहते थे कि भारत जल्द से जल्द आज़ाद हो जाए। सुभाष चंद्र बोस 1939 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने, लेकिन उनका वहाँ पर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, और सबसे बड़ी बात है गांधी जी ने जिनको खड़ा किया था, पिट्टा सितारमैया, उनको उन्होंने हराया था। तो एक तरह से गांधी जी ने इसको अपनी डिफीट माना था उस समय। बट जो वर्किंग कमेटी थी, वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, वो सुभाष चंद्र बोस के जो काम करने का तरीका था उससे थोड़ा डिफर करते थे। गांधी का तरीका था कि उस समय कि मैं अहिंसा के थ्रू ही करूँगा, मास मोबिलाइजेशन है करूँगा, और जब लोग मोबिलाइज हो जाएंगे तो उनकी एनर्जी को यूज़ किया जाएगा, और तब उस ताकि ज़्यादा ब्रिटिशर्स बहुत रूथलेसली बिहेव कर रहे थे 1942 में और उस समय में, तो देखा जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस का 1939 में था कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, वेस्ट जो है वॉर के जोन में है, और इस समय अगर हम एग्रेसिवली अगर चढ़ाई करा जाए और अपना तरीका बदले तो हम जल्दी जीत सकते हैं। यहाँ पर गांधी के सोचने का तरीका और सुभाष चंद्र बोस के सोचने का तरीका थोड़ा डिफर हुआ। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, उनको लगा कि जो इनफॉर्मल तरीके से अगर मैं हट जाऊं, ठीक है, तो ये गांधी की भी लड़ाई चलती रहेगी। गांधी जी भी जिस वे में, ऐसा नहीं था कि वो गांधी जी से को अब बिल्कुल गलत मानते थे या गांधी जी के तरीकों को गलत मानते थे, बस उनका ये था कि मेरा तरीका अलग है, इनका तरीका अलग है। और कांग्रेस उस समय तक बहुत ज़्यादा गांधी जी के तरीकों पे ही चलने वाली कांग्रेस थी। बहुत सारे उनका मानना था कि अहिंसा का रास्ता जो है, क्योंकि उस रास्ते पे ही जो है आप धीरे धीरे जीत रहे थे। 1947 जब हमें आज़ादी मिली, कहाँ तक मानते हैं कि भारत आज़ाद तब तक हो गया था? किस हद तक आज़ाद हुआ था? देखिए, हम 1947 में जो आज़ाद हुए, हमें पॉलिटिकली हम आज़ाद हुए थे, हमें डोमिनेंट स्टेटस मिल चुका था, लेकिन हमारे पास अपना कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कि जहाँ पर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल सकें। तो पहले से जो चीज़ें चली आ रही थी, हम बहुत हद तक उस पर डिपेंडेंट थे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपना बना, तब हम जाकर के रिपब्लिक हुए, तब रियल सेंस में आज़ादी आई, तब जाकर के हम, क्योंकि जब आज़ाद हुए तो हम सिर्फ पॉलिटिकली आज़ाद हुए थे। अभी भी बहुत लंबी लड़ाई बाकी थी। कैसी लड़ाई? डिप्रेस्ड क्लास जो था, असमानता की लड़ाई थी। इकोनॉमिकली हम लोग बहुत पीछे थे। समझिए क्या कि हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौती थी कि एक देश आज़ाद हुआ है और उसके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है। तो सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जो जेल से तो निकल गया, लेकिन उसके बदन पे कपड़े नहीं हैं, वो भूखा है, उसके सर पे छत नहीं है, और उसको वो सब कुछ बनाना है। तो वहाँ से असल लड़ाई, हमारे भारत बनने की लड़ाई शुरू होती है। और ये जिम्मेदारी तब जा कर के उस समय जवाहरलाल नेहरू और जो उस कांग्रेस के मिनिस्टर्स थे, उनके हाथ में हैंड ओवर की गई थी। तो सोचिए, उनके हाथ में भारत की नींव बनाने की जिम्मेदारी थी। आप सब जानते हैं कि अगर एक 3 मंजिले या 4 मंजिले की बिल्डिंग बनी हुई हो, तो उसको आप कितना ऊपर तक खींच सकते हैं, ये डिपेंड करता है नींव कितनी मजबूत है। तो उस समय आज़ाद भारत के जो मिनिस्टर्स थे, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम इतना मजबूत नींव बनाएं कि उसके ऊपर कितनी भी बड़ी और खूबसूरत इमारत बनाने आप चाहो, बनाते चले जाओ। तो आज जो भारत हम देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस मजबूत नींव का वो जो एक मजबूत नींव उन्होंने हमें दी थी, वो हमें आज दुनिया में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर बना रहा है। हमने कई किस्से आपसे जाने, कई ऐसी बातें आपने बताई जिसके बारे में हमारे युवा अवगत नहीं, क्योंकि ज़रूरी ये हो जाता है कि क्रेडिबल सोर्सेज पे भरोसा किया जाए, जो कहीं ना कहीं हमारे युवा उन चीज़ों से अनछुए हैं। जिसे आपने गांधी के बारे में बताया, सुभाष चंद्र बोस के, B.R. अम्बेडकर और गांधी के बीच में क्या इक्वेशन थे, कई ऐसी आपने चीज़ें बताई। हम बस ख़त्म करेंगे, मगर एक आखिरी में एक और किस्सा आपसे जानेंगे। कोई ऐसे अनसंग, जैसे आपने बताया था उषा के बारे में, वैसे कोई अनसंग हीरो के बारे में जिनके बारे में हम नहीं जानते या देश नहीं जानता उनके बारे में ज़्यादा कुछ? देखिए, युवा हीरो तो हम लोगों ने मैंने आपको बताया, बहुत सारे हैं वो युवा हीरो। पीर अली खान है। मैं आपको एक शायद बहुत कम लोग जानते होंगे,
73 साल की महिला थी, मतंगिनी हजरा, वेस्ट बंगाल के तमलिक प्रोविंस के, वहाँ पर एक तमलिक प्रोविंस है। तो 1942 में क्या हुआ कि जिस एज में सोचिए लोग बीमार होते हैं, रिटायरमेंट वाली एज है, बूढ़े, तो उस एज में उन्होंने रिवॉल्यूशन किया था। उस एज में वो आपको झंडा लेकर के आगे बढ़े और अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। वो पहली गोली लगी, रुकी नहीं, आगे बढ़ी, उनके माथे पर गोली लगी, उनके हाथ में गोली लगी, लेकिन जिस ऑफिस में उनको झंडा फहराना था वहाँ पर वो झंडा वंदे मातरम बोलते हुए झंडा फहराए और वहीं पर उनके डेथ। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे जो अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में अगर बात किया जाए तो खुद के ही रोंगटे खड़े हो जाएं। तो मैं यहाँ से जितने भी युवा हैं या फिर जो भी मेरे साथी और भाई देख रहे हैं इस चैनल को, मैं बोलूँगा कि यहाँ आप हिस्ट्री को पढ़ें, सिर्फ सुने नहीं। किसी को जज करने से पहले उसके बारे में जानें, उसका योगदान क्या था। और कभी भी किसी भी फ्रीडम फाइटर को आप उसका अपमान ना करें, उसका रोल कुछ भी रहा हो, क्योंकि सोचने का सबका अपना अपना तरीका होता है, लड़ाई लड़ने का अब सबका अपना अपना तरीका होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपके तरीके से उसने लड़ाई नहीं की तो उसका तरीका ख़राब था, क्योंकि सबकी मंजिल एक ही थी, तिरंगा लहरा है और आसमान में तिरंगा लहरा है। तिरंगा लहरा रहा है और आपसे कह रहा है कि जिस लिए मुझे यहाँ लहराया गया उसको पूरा करना अब ये तुम्हारा सपना होना चाहिए और अभी तुम्हारे हाथ होना। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हम सुन रहे थे साकेत कुमार को, किस प्रकार से कई ऐसी कहानियां हैं, यानी हमने कुछ छंद के बारे में बातचीत की कि आज़ादी हमें कैसे मिली है, क्या कुछ चीज़ें उस वक्त पर हुई थी, क्या हो सकता था, और कई अनसंग हीरोज़ भी हैं हमारी। ख़ास तौर पे जब भी आज़ादी की बात आती है तो हमारे जहन में महात्मा गांधी, भगत सिंह जैसे नाम गूंजते हैं, सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम हमारे कानों तक पहुंचते हैं, मगर कई ऐसे अनसंग हीरोज़ भी हैं, कई ऐसे अनसंग वुमेन भी हैं जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद है। और साथ ही उनके साथ हमें प्रेरणा भी होनी चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए और साथ ही सीख रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और वहीं अब हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे, यानी जो आज करंट हमारा डिफेंस है, यानी हमारी नेवी की बात कर ली जाए, वायुसेना की हम बात कर लेते हैं, थल सेना की बात कर लेते हैं, तो आज़ाद भारत से लेकर अब तक का जो जर्नी रहा है इन तीनों आर्मियों की, वो क्या रही है, किस प्रकार से हमारा देश इवॉल्व हुआ है, और डिफेंस की अगर बात करते हैं तो कहां से कहां तक हमारा देश पहुंच गया, इसके बारे में भी हम विस्तार में बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ विंग कमांडर भी जुड़ेंगे, हमारे साथ मेजर जनरल भी जुड़ेंगे, हमारे साथ कमोडरेट भी जुड़ेंगे, जो हमसे विस्तार में बताएंगे कि आखिर नेवी की क्या जर्नी रही, वायुसेना की क्या जर्नी रही और साथ ही थल सेना की क्या जर्नी रही है। हमारी वायुसेना की क्या यात्रा रही है, किस तरीके से आज हम इतने बड़े देश माने जाते हैं और साथ ही डिफेंस का डंका बोलता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से, यानी वायुसेना के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी मौजूद हैं। सर, हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सर, सबसे पहला तो सवाल रहेगा, क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी आ रही है उनके लिए समझना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे एयरफोर्स की शुरुआत हुई है, वायुसेना की शुरुआत हुई है, वो कहाँ से शुरुआत हुई है, कैसे शुरू हुई थी? देखिए, वायुसेना एक भारतीय फौज का अभिन्न अंग है और भारतीय वायुसेना की स्थापना तो हुई प्री इंडिपेंडेंस के टाइम, पर उससे पहले भी भारत में एयरफोर्स आ गई थी, चाहे भारतीय एयरफोर्स नहीं थी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, फ्लाइंग कोर बोलते थे पहले उसको, फिर रॉयल इंडियन एयरफोर्स बनी। पर भारतीय एयरफोर्स की स्थापना 1932 में हुई थी, द्रिग रोड में एक एयरफोर्स एक्ट के, नेशनल एक्ट के तहत। तो 1932 में द्रिग रोड में हुई थी और 4 वापसी जहाज़ उस एयरफोर्स में थे। और इस समय धीरे धीरे उनमें कुछ अफसर रखे, कुछ हवाई सिपाही रखे और उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग बढ़ती चली गई और लोग ट्रेनिंग होते होते इंग्लैंड में ट्रेनिंग लेते थे, क्रैनवेल में और इत्यादि जगह करके भारतीय वायुसेना
इस तहत पे पहुंची कि जब उसको रॉयल इंडियन एयरफोर्स की उपाधि मिली और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ही अहम भूमिका अपनाई। यही नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ही अफ़गानिस्तान बॉर्डर में और अफरीदियों के ख़िलाफ़ और ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उन्होंने बहुत अपना काम योगदान दिया, आर्मी की मदद करी। पर इनकी जो स्थापना जो एयरफोर्स की, फिर जो जिसको कहते हैं ना कि ब्लडिंग ऑफ एयरफोर्स है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टार्ट हुई। बर्मा कैंपेन में उन्होंने बड़ा करतब दिखाए। तब तक जहाज़ भी आधुनिक होने लगे थे। उनके वापसी से लाइजेंडर्स आए, लाइजेंडर से ओडेक्स बॉम्बर्स आए, ओडेक्स और फिर वल्टी वेंजेंस डाइव बॉम्बर्स आए, बड़े जहाज़ भी आने लगे, डकोटा भी आए, उसके बाद में लिबरेटर बॉम्बर भी आए, हरिकेन और स्पिटफायर जैसे फाइटर्स आए, टेम्पेस्ट आए। उन्होंने बर्मा में बहुत अच्छा योगदान दिया। और यहाँ तक कि हमारे एयरफोर्स के पायलट यूरोप में भी जाके लड़े, तो एयरफोर्स के पायलट से नाम कमाया, स्क्वाड्रन से नाम कमाया और अपनी जो भूमिका अदा की उसमें जो अलाइड फोर्सेस की जो विक्ट्री हुई थी बर्मा में, उसमें इनका बड़ा हाथ था। भारतीय वायुसेना का और भारतीय थल सेना का बहुत बड़ा हाथ था, नौसेना का भी था। पर जब 1947 में भारतीय आज़ाद हुआ, फिर 1948 में पहला जेट विमान लाया गया जिसको वैम्पायर जेट बोलते थे। बाद में वो हमारा ट्रेनर बन गया। और फिर भारतीय उसमें डकोटास हमारे पास आ गए थे और फिर वाइकाउंट जैसे जहाज़ भी आने लगे और छोटे जहाज़ ऑस्टर, ऑटर्स ये भी आने लगे और भारतीय वायुसेना का रोल बढ़ने लगा। चाहे आर्मी कोऑपरेशन का रोल हो, चाहे फाइटर ग्राउंड अटैक का रोल हो, चाहे बॉम्बिंग का रोल हो। बॉम्बिंग के लिए लिबरेटर बॉम्बर्स आए और लिबरेटर बॉम्बर्स हमारे पास बहुत उन्होंने अच्छी भूमिका अपनाई। जब पहला जेट एयरक्राफ्ट आया 54 में 1948 में वैम्पायर जेट, उसके बाद उन्होंने 1954 में दसॉल्ट कंपनी जो फ्रांस की है उन्होंने हमको तूफ़ानी दिया। तूफ़ानी जिसको कहते हैं ओरेगॉन नाम था, भारत हमारे प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने उसका नाम तूफ़ानी रखा। फिर उसके बाद में 57 में मिस्टियर आए फाइटर्स और फिर मिस्टियर के बाद में हमारे पास 80s में रफ़ाइल आए, मिराज आए और मिराज के बाद रफ़ाइल आए। ये फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये तो मैं फ्रेंच की बात कर रहा हूँ। और तब तक मिग 21 आ गए 1962 में और उसके बाद मिग 23, मिग 27, मिग 29, सुखोई 7 तो आ गया था 63 में ही, 62 में। पर उसके बाद सुखोई 7 आ गया था 65, 66 में। और उसके बाद में आए उसके बाद जो हमारे पास जहाज़ आए वो फिर मिग 21 और एडवांस मॉडल्स आए। और फिर जब सुखोई 30 MKI जिसकी बात सुनते हैं, रफ़ाइल आ गया हमारे पास में। अब रफ़ाइल है, सुखोई आ गया, तेजस बन रहा है। तो भारतीय वायुसेना स्वावलंबिता की तरफ भी बढ़ती चली गई। सिर्फ खरीदारी से नहीं काम चल रही थी। हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में डकोटास के बाद में IL-14 आए, IL-14 के बाद में AN-12 आए, AN-12 के बाद में IL-76 आए, IL-30, ये सारे के सारे जहाज़ आते चले गए। और इसके अमेरिकन ने भी जहाज़ दिए। हमने C-130 हरकुलिस लिया, फिर हमने ग्लोब मास्टर लिया। तो ये और हेलीकॉप्टर्स में भी हमने सबसे पहले सिकॉर्स्की हेलीकॉप्टर था, उसके बाद मी-4 आया, फिर मी-17 आया, फिर उसके बाद में अटैक हेलीकॉप्टर्स आए, अपाशे आए। तो इस तरीके से हमारी जो और फिर हमारा ये एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ही नहीं, ग्राउंड इक्विपमेंट, ग्राउंड रडार, ये भी बढ़ते चले गए। इनकी भी रिक्वायरमेंट हुई, जिन्होंने 65 की लड़ाई में और 71 की लड़ाई में बहुत अच्छा योगदान दिया। तो भारतीय वायुसेना अब पहुंच गई है स्वावलंबिता की तरफ। LCA बना रहे हैं, रफ़ाइल बनाने की बात हो रही है, फ्रांस के साथ कोऑपरेशन हो रहा है, रशिया के साथ टोटल कोऑपरेशन हो रहा है, Su-57 की बात आ रही है। तो इतनी सारी चीज़ें जो भारतीय वायुसेना की उपलब्धियां देख रहे हैं, हमारे एयरमैन की ट्रेनिंग, मॉडर्न वेपन इक्विपमेंट की ट्रेनिंग में, मॉडर्न सिग्नल इक्विपमेंट की ट्रेनिंग में, मॉडर्न रडार की ट्रेनिंग में बड़े अग्रसर हैं। और हमारी भारतीय वायुसेना हर जगह अपना नाम कमा रही है, इसमें दो राय नहीं है। और भारतीय वायुसेना और यह एक वायुसेना ही एक ऐसा अंग है कि लड़ाई शुरू होते ही सबसे पहली भूमिका एयरफोर्स निभाती है, उसके बाद लड़ाई शुरू होती है।
सर, जैसे आपने बताया कि जो जर्नी शुरू हुई थी वायुसेना की तब से लेकर आज तक, चाहे आत्मनिर्भरता हो जाए, कई जो और भी आपने प्रोग्राम तमाम चीज़ें बताई, क्या कारण मानते हैं जो ये रणनीतिक बदलाव आए हैं वायुसेना में, उससे किसकी वजह से, कौन प्रेरणा का स्रोत रही, क्या कारण रही जिस वजह से वहां से हम आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं? देखिए ऐसा है अपराजिता, रिक्वायरमेंट जब बनती है तो सोच बनती है। अब रिक्वायरमेंट आपको अगर आप अवेयर हो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप उससे चिंतन करके आप उससे अवगत हो जाओ कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके हिसाब से आप अपना सामान लेते हैं। तो जब हमारे को पता चलने लगा, हमने अपने सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पढ़नी शुरू करी। देखिए 1962 में हमारी हार हुई थी चाइना से। क्यों हुई थी? एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? ये हमारी डॉक्ट्रिन और पॉलिसी में नहीं था। तो आपको दुश्मन की ताकत पता है, आपको खतरा पता है, और उसके बाद अगर आप उससे उचित कदम नहीं उठा रहे तो उसमें कहीं गलती है। तो भारत ने ये सीखा कि हमको अपनी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पक्की करनी पड़ेगी। हमारे बॉर्डर पे क्या क्या खतरा है, कहाँ से कितना खतरा है, कौन कितना ताकतवर है, हम कितने ताकतवर हैं, हमें कौन सा इक्विपमेंट चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, हम कौन बनाएगा, ये सारी की सारी डॉक्ट्रिन्स में लिखा होता है। तो वो बननी शुरू हुई और इससे मॉडर्नाइजेशन और शुरू हुई। तभी हमारे प्राइम मिनिस्टर स्वावलंबिता की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। वो आत्मनिर्भरता अब आपको दिख रही है। आप LCA बना रहे हैं, आप स्पेस में आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, चांद में जाने की बात हो रही है, सुखोई के एडवांस मॉडल, Su-57 के एडवांस मॉडल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-239 के आप उड़ा रहे हैं जो अपने बनाए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज आता है आपकी चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के कारण। क्या सिक्योरिटी सिचुएशन बन रही है, उसको कैसे पूर्ति की जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, इसके कारण आपको ये चिंतन करना पड़ता है। सर, एक सवाल ये भी है कि जब भी इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं तो हमारा जो विचार होता है कि आप लोगों को हम नमन करते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों की वजह से हम चैन की जिंदगी जी पा रहे हैं। जब इंडिपेंडेंस या रिपब्लिक डे आता है तो आप लोग किस तरीके से मनाते हैं, आप लोगों के अंदर क्या विचार होती है उस वक्त? देखिए, इंडिपेंडेंस डे के दिन, स्पेशली एयरफोर्स डे के दिन, इंडिपेंडेंस के दिन और रिपब्लिक डे के दिन हमको याद आते हैं जो हमारे जो हमसे पहले फौज में थे, उन्होंने क्या सेक्रीफाइस करी, उन्होंने क्या हमको सिखाया, उन्होंने क्या नीतियाँ लिखी, क्या हम उस पर अमल कर रहे हैं, क्या हमारी जो अब हमारी जो कार्यशैली है, क्या वो मॉडर्न थ्रेट को इसका सामना करने वाली है, नहीं है तो क्या कमी है, ये सारा। और इंटेलिजेंशिया अवेयर हो रही है, यूथ अवेयर हो रहा है, एनसीसी के प्रोग्राम में एनसीसी कैडेट्स अवेयर हो रहे हैं, नॉर्मल कॉलेज बॉय और नॉर्मल बिजनेसमैन को भी अब पता है कि सेना क्या होती है, सेना में जहाज़ क्या होते हैं। तो ये सारी की सारी जब इससे अवगत हो जाते हैं लोग तो अपने आप ही फिर एक जागरूकता पैदा होती है और फिर जिसको कहते हैं ना अवेयरनेस आती है, फिर आपकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन पक्की होती है। देखिए, चाइना बैठा है बॉर्डर पे, उसकी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्लियर है कि भारत के ये एरिया हमारे हैं। बस अब आप उसे जितनी बहस कर लीजिए, जो कर लीजिए, वो कहेगा हमारा है। आपको ऐसी डॉक्ट्रिन बनानी है कि आप उसको कट कर दें। आप पहले बहस से कुछ नहीं होगा। ये डायलॉग बहस तो ठीक है अपनी जगह, पर आपको जब तक आपके हाथ में तगड़ी लाठी नहीं होगी, वो जो दूसरा सामने जो बात कर रहा है आपसे, आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी सिक्योरिटी ताकतवर हो, और ये हम सबसे बड़ी सीख सीखे हैं और इसी सीख के ऊपर हम अमल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इन यूनिफॉर्म और विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी इन सिविल क्लोथ्स, कितने अलग है आपकी लाइफ? देखिए, अब यूनिफॉर्म में तो बचपन से ही आ गए थे, NDA में तो गए थे 15.5 साल की उम्र में, उससे पहले NCC में थे, उससे पहले हमारे फादर, ग्रैंडफादर सारे के सारे फौज में थे। तो फौज तो एक किस्म से हमारे खून में है और हमारी कई पूर्वजें हमसे पहले फौज में थी।
हम कोई बिजनेस नहीं करते, सिर्फ फौज का ही काम करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जो हमारा गांव था वहाँ पे फौज की ट्रेनिंग ही होती थी और वहाँ पे कैवलरी रेजिमेंट्स रेज होती थी। तो ये किस्म से जो हमारे अंदर संस्कार पैदा हुए वो सब फौज से कनेक्टेड है। तो जब हम सिविल में गए तो हमने देखा कि हमारी जो फौजी जो कार्यशैली है वो ख़त्म नहीं हो रही। सिविल पर एक बात है, मैंने ये भी नोटिस किया है, अगर एक फौजी अपनी कार्यशैली को अच्छी तरीके से उसका सिविल में समावेश कर दे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे कि डिसिप्लिन, टाइम की पाबंदी, दूसरों को इज्जत देना, लोगों से तहजीब से बात करना, ये सारा का सारा फौज में बताते हैं किस तरीके से किया जाए। महिलाओं बच्चों की रक्षा की बात, उनकी इज्जत की बात, ये सारी की सारी फौज का एक अभिन्न अंग है। और आपको ये भी बता दूं, फौज में रिलीजन का बहुत बड़ा हाथ है, पर रिलीजन कंट्रोल नहीं करता फौज को। हर एक फौज में, हर एक रेजिमेंट में मंदिर होता है और मस्जिद भी होता है, जो भी जिस तरीके के भी लोग होते हैं, सब उसकी वैल्यू सिस्टम को अपनाते हैं पर दूसरे की इज्जत करते हैं। ये भी हमने फौज में सीखा। फौज में हमने सबसे पहले सीखा, सबसे ऊपर देश है, उसके ऊपर कोई नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई नहीं, देश सबसे ऊपर। और फिर उसके बाद में सब आपकी रिक्वायरमेंट शुरू होती है। तो सर्वोपरि है भारत। तो फौज में सबसे ज़्यादा हमने सीखा कि भारत सर्वोपरि है, और सिविल में भी आके हमने यही कहते हैं कि भारत सर्वोपरि है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हम सुन रहे थे विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी को। यहाँ से शुरुआत हुई है हमारी वायुसेना की, कहाँ तक हम आज पहुंचे हैं, किस किस तरीके से हमारी जर्नी रही, तमाम चीज़ों को लेकर हरियाणा न्यूज़ से खास बातचीत की है। इंडियन नेवी के बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमोडोर रंजीत राय मौजूद हैं। कई और पद पर भी रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपने कहाँ कहाँ काम किया है, किन पदों पर आप रह चुके हैं? देखिए, अब मैं 87 ईयर ओल्ड हूँ। भारत की आज़ादी 80 साल पहले हुई थी, तो मुझे यादगिरी है कि मैंने क्या क्या देखा है। आज़ादी के बाद जब हमारे जो पॉलिटिशियंस थे उतनी कितनी संघर्ष की और हमको आज़ादी दिलाई। लेकिन मैं 1955 में नेशनल डिफेंस एकेडमी भर्ती हो गया। उसके बाद मैं नेवी ज्वाइन करके आपको बता सकता हूं कि हमारी नेवी ने क्या इज्जत रखी है भारत के झंडे को, भारत की तरक्की में। लेकिन आज़ादी से बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रॉयल इंडियन नेवी 1934 में बनी थी, लेकिन बहुत छोटी नेवी थी। तो 1939 में भारत की नेवी 12,000 और 13 जहाज से आगे बढ़ के बन गई 32,000 और 14 जहाज और 7 माइन स्वीपर की। तो हमारी नेवी ने आज़ादी में ब्रिटेन को हेल्प किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एडमिरल माउंटबैटन ने बोला था कि ऐसी नेवी कम देखी है मैंने जिसने साउथ ईस्ट एशिया में इस लड़ाई में ब्रिटेन को विजय किया। तो ये आपको पहली है कि मेरे बारे में तो मैं जो बोलने वाला हूँ या वो बताने वाला हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, भारत का एक्सपीरियंस है 80 साल का। सर, जिन ऑपरेशंस का आप हिस्सा रह चुके हैं उनके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत बताएं, क्योंकि आज की जो युवा है वो जानना चाहती है कि हमारा पास्ट कैसा रहा है, किन चुनौतियों का सामना आप लोगों ने किया है जिसके बाद इतने गर्व से हम आज इंडियन नेवी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा आपने। प्रश्न जो है, भारत की युवा को पता होना चाहिए कि भारत की नौसेना पहले रॉयल इंडियन नेवी होती थी। 1950 में वो इंडियन नेवी बन गई। उसके बाद जो लड़ाई थी 1947-48 में कश्मीर में, भारत की नेवी ने कुछ दर्जा नहीं लिया। लेकिन पहली लड़ाई जो थी 1965, बड़ी लड़ाई पाकिस्तान के साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी थे शास्त्री जी,
नेहरू जी के देहांत हो गई थी, एक्सपीरियंस नहीं था उनको नेवी के बारे में, तो उन्होंने नेवी को बोला कि आप इस लड़ाई में भाग न लीजिए। लेकिन जब 71 की लड़ाई, 1971 लड़ाई पाकिस्तान से हुई, तो इंडियन नेवी ने बहुत जबरदस्त हिस्सा लिया। पहले दिन ऑपरेशनल ट्राइडेंट में 3 जहाज पाकिस्तान के गिरा दिए कराची में। उसके बाद ऑपरेशन पाइथन में उन्होंने और जहाज गिरा दिए। तो विजय भारत हुआ आर्मी एयरफोर्स के साथ, लेकिन नेवी ने बांग्लादेश की तरफ गाजी को गिरा दिया और पाकिस्तान में बांग्लादेश में सरेंडर में नौसेना का बहुत बड़ा भाग था। तो ये याद होना चाहिए 1971 वॉर एक पन्ना बदल गया भारत का। कहते हैं जैसे ट्रफाल्गर की लड़ाई अमेरिका ब्रिटेन में फ्रांस से विजय हो गई, हम पाकिस्तान से विजय हो गई। और भारत की तरक्की उसके बाद मिसेस इंदिरा गांधी और उनके साथ जो उनके जनरल थे मैनेकशॉ साहब, उनको याद करना चाहिए, एयर चीफ मार्शल लाल साहब और एडमिरल नंदा। तो 1971 की लड़ाई युवा लोगों को पढ़ना चाहिए, यूट्यूब देखने चाहिए कि उस लड़ाई में भारत की नौसेना में क्या किया। अफसोस की बात यह है कि INS खुखरी 9 तारीख को पाकिस्तान नेवी सबमरीन हंगोर से अटैक टॉर्पीडो में पानी में सिंक हो गया, लेकिन विजय हम थे। सर, कहा जाता है कि जितनी गहरी समुद्र है उतना ही गहरा द इंडियन नेवी भी है। कहाँ तक इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं? देखिए, भारत की जो इतिहास है, आर्मी सबसे बड़ा है। 10 लाख लोग हैं आर्मी में, एयरफोर्स में 1 लाख लोग हैं, नेवी में 65 लोग हैं, 65,000 लोग हैं। तो नेवी छोटी है, लेकिन नेवी एयरफोर्स में भी काम करती है, मतलब उनके पास हवाई जहाज हैं। समुद्र पे काम करते हैं, उनके पास जहाज हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। और समुद्र के नीचे 3 डायमेंशनल नेवी कहते हैं, उनके पास पनडुब्बियां हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए भारत की नेवी 3 डायमेंशनल है। 1971 की लड़ाई में उन्हें विजय दिखाया। कारगिल की लड़ाई में उन्होंने एक ऑपरेशन तलवार किया और पूरी नेवी कराची के बाहर एक बम्बार्डमेंट के लिए तैयारी हो गई। और उनको ये भी हो गया कि उन्होंने एक ब्लॉकेड कर दिया। तो नवाज शरीफ साहब गए थे, क्लिंटन साहब से मिले और उन्होंने बोला ये कारगिल से आप वापस नहीं जाओगे तो आपके पास तेल और ट्रेड नहीं होगा। तो तब वो हट गए। तो ऑपरेशन तलवार, कारगिल में भारत की नेवी सेना ने लड़ाई नहीं की, लेकिन कारगिल की लड़ाई समाप्त करने के लिए ऑपरेशनल तलवार में ईस्टर्न फ्लीट और वेस्टर्न नीड ने बहुत मदद की। सर, आज़ादी से लेकर अगर अभी तक की हम बात करते, चूंकि आपने कहा कि 80 वर्ष का आपके पास जो पूरा गौरव भी है इंडियन नेवी के साथ, तमाम जो एक्सपीरियंस भी हैं, तब से लेकर अभी तक के नेवी को किस प्रकार से आप आंकते हैं? खास तौर पे जब एक तटीय रक्षा बल ये माना जाता था और आज एक भव्य ब्लू स्टार नेवी माना जाता है, कैसे यहां से यहां तक हम पहुंचे हैं? कैसे पहुंचे हैं? 80 साल के बाद एक कहानी है, मेक इन इंडिया है, जो अब आत्मनिर्भर थे। जब हमको आज़ादी मिली थी 1955-1960 तक, हमारे 4000 सेलर्स और ऑफिसर्स ब्रिटेन में गए। उन्होंने 8 नए जहाज वापस लाए, लेकिन उन्होंने काम किया शिपयार्ड्स में। उन्होंने जो काम किया वो सीख गए जहाज कैसे बनाते हैं। तो नेवी के लोग जो वापस आए, और उस वक्त मैं एक लेफ्टिनेंट था, उन्होंने हमें एक पुश दिया, धक्का दिया कि भाई मेक इन इंडिया, अपने जहाज। तो भारत एक नौसेना है, भारत एक है,
भारत एक जगह है जो हमने INS नीलगिरी अपने आप ही 1973 में बना दी, पहला जहाज। उसके बाद हमने पीछे नहीं देखा। हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिया विक्रांत, टाइप 15 जहाज बना दिए। मुझे अच्छा नहीं लगता बोलना, लेकिन एयरफोर्स कोशिश कर रहा था एक LCA बनाने के लिए, लेकिन भारत की नेवी ने जहाज बना दिए और एक परमाणु पनडुब्बी भी बना दी। ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड जहाज होता है। तो जो तरक्की की है, लेकिन हमें ये भी याद करना चाहिए कि पिछले 14 साल में प्रधानमंत्री पहले और अब मोदी जी ने इतना सपोर्ट दिया है कि नेवी को, क्योंकि मोदी जी गुजरात से आते हैं। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है भारत में हर एक स्टेट से ज़्यादा है, और वो समझते हैं समुद्र में क्या ताकत होती है। तो उन्होंने भारत की नेवी को बहुत मदद किया है। शिपयार्ड्स हमारे आगे चले गए हैं। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किया है। ये नहीं कि गवर्नमेंट के शिपयार्ड जहाज बनाएंगे। तो इस समय हमारे पास 3 पनडुब्बी परमाणु हथियार और परमाणु प्रपल्शन के साथ हैं। हमारे पास नए 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। हमारे पास 20 बड़े जहाज टाइप 15 कहते हैं, टाइप 17 जो नई नीलगिरी बनी है। मैं पुरानी नीलगिरी में सेकेंड इन कमांड था। उसके बाद मैंने कमांड किया विंध्यगिरी, वो थोड़ा नीलगिरी का बड़ा भाई था। तो मैं खुशी से बोल सकता हूँ कि आज की नेवी में हमारे दर्जा 4था या 5वां नंबर दुनिया में है। अमेरिका के बाद चाइना की नेवी, रशिया की नेवी और जापान की नेवी, फ्रांस की नेवी, हमारी नेवी 3रे या 4थे दर्जे पर है, 4थे या 5वें दर्जे पर है। तो हमें 80 साल आज़ादी के बाद देखना चाहिए कि जो लक्ष्य हमारे जो लीडर्स थे उस वक़्त, एडमिरल सोमन साहब, एडमिरल करमाकर साहब, एडमिरल नंदा साहब और बाकी भिन्न चीफ्स ऑफ नेवल स्टाफ, उन्होंने लक्ष्य रखा था कि छोटे बजट में, नेवी का बजट बहुत कम था क्योंकि हम 50,000 लोग थे और आर्मी 10 लाख की थी, तो ज़्यादा पैसा जाता था डिफेंस बजट से आर्मी को। लेकिन छोटे बजट के साथ हमारी नेवी ने बहुत तरक्की की और अब प्रधानमंत्री मोदी जहाँ भी जाता है विदेश, वो हमारी नौसेना की बात करता है, क्योंकि इस शताब्दी में 21st सेंचुरी में इंग्लिश में कहते हैं इट इज़ अ मैरिटाइम सेंचुरी, सेंचुरी ऑफ द सीज। चाइना ने साउथ चाइना ले लिया है, लेकिन इंडियन ओशन में हमारी नेवी भारत महासागर में सबसे तगड़ी नेवी है, इज्जत की नेवी है। और ये बोल सकता हूँ कि और भी आगे बढ़ रही है आत्मनिर्भर के साथ। जहाज़ भारत में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बन रहे हैं। नेवी के लोग खुश हैं, जो उनके बेसिस हैं। कारवार में नया बेस बनाया है, विशाखापट्टनम में बेस है, एक और बेस कारवार के दक्षिण में वर्षा बन रहा है। तो हमारे बेसिस, और अब अंडमान में जो मलाक्का स्ट्रेट के ऊपर बैठते हैं हम, या इस तरफ हम बैठते हैं कवरत्ती और लक्षद्वीप द्वीप के, भारत की सुरक्षा पानी से हमारे नौसेना में बहुत ही मजबूत है। ठीक है सर, एक छोटा सा किस्सा आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जब कहते हैं ना कि अगर किसी डिफेंस वाले लोगों के साथ बैठो, हमारे जो एक्स आर्मी चीफ होते हैं या ऐसे लोगों के साथ बैठो, तो कई किस्से निकल कर आते हैं ऐसी जो बहुत अनकही होती है, जो हमारे लिए विश्वास करना मुश्किल होता है। ऐसा कोई किस्सा अगर आप सुनाना चाहें तो। देखिए, अपने किस्से के बारे में बहुत बात करना सही नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल याद है 3 बातें। एक तो गोवा ऑपरेशन में मैं एडमिरल सोमन साहब का फ्लैग लेफ्टिनेंट था, तो तमाम गोवा ऑपरेशन अंजदीप आइलैंड जो है, अंजदीप द्वीप, वहाँ जाके आप देखें कि हमने पोर्चुगीज़ क्या क्या सामना किया।
जब हम लैंडिंग कर रहे थे, मैं चौथी बोट में भी था लैंडिंग में, उन्होंने लड़ाई हमें सफ़ेद झंडे दिखा दिए, तो हमने समझा पोर्चुगीज़ ने 1961 में सरेंडर कर दिया गोवा, लेकिन सरेंडर नहीं किया। जैसे ही हमारी दूसरी बोट उधर गई, उन्होंने रट टट 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 फायर करके 6 लोगों को घायल कर दिया। उस वक़्त मैसूर और आईएनएस त्रिशूल ने फायरिंग शुरू की, और मुझे याद है कि मुझे भी चौथी बोट में भेजा गया, और वो हमने जो जीत की अंजदीप आइलैंड के साथ, मैं गया कमांडर कलासो के साथ जो फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर थे, और मैं एक सब लेफ्टिनेंट था। उन्होंने बोला चलो हमें जाने का है क्योंकि वहाँ पोर्चुगीज़ फायरिंग कर रहे हैं, अपनी हथियार ले लो, राइफल चाहिए या पिस्टल। मैं कहा सर मैं तो सब लेफ्टिनेंट हूँ, ज़्यादा राइफल के बारे में नहीं जानता, मैंने पिस्टल ले लिया। और दूसरा, जब हम गए थे लाल डोरा ऑपरेशन, एक लाल डोरा ऑपरेशन जो था वो हमने मॉरिशस में जो म्यूटिनी हुई थी उसको बचाया। और तीसरा, मैं कमांडिंग ऑफिसर भी था, डायरेक्टर नेवल इंटेलिजेंस था। हमने फ्लावर्स ऑफ ब्लूमिंग, जब सेशल्स में उन्होंने हमारी मदद मांगी कि वहाँ एक रिबेलियन म्यूटिनी हो रही है लोगों की, वो गवर्नमेंट को पलट रहे हैं, तो मैंने डायरेक्टर नेवल इंटेलिजेंस, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को आईएनएस विंध्यगिरी, जिस शिप को मैंने पहले कमांड किया था, भेजा और उस गवर्नमेंट को बचा दिया। लेकिन ये छोटी बातें हैं, नेवी ने बहुत बड़े काम किए हैं। मैंने अपने बारे में ये 2-3 छोटे काम किए हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जब हम अपने स्वतंत्रता दिवस का 80वां साल मना रहे हैं इस वक्त, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि किन किन वजह के कारण हम आज आराम से सुकून की ज़िंदगी अपने घरों में बिताते हैं। कुछ कहानी है, कुछ किस्से हैं जिस वजह से इंडियन नेवी की जो किस्से हैं वो हमने सुना कमांडर रंजीत राय जी से कि क्या कारण है जिस वजह से हमारी नेवी आज इतनी मजबूत है और आगे कैसे हम और बढ़ रहे हैं। तमाम चीज़ों का जिक्र उनसे बातचीत में मालूम हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेजर जनरल ध्रुव कटोच मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सर, थल सेना सबसे बड़ी सेना है हमारी। सबसे पहले तो चूंकि इंडिपेंडेंस डे है, 80 वर्ष पूरे हो गए हैं, जब जन गण मन हम गाते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे दिल खुश हो जाता है। बट जब आप अपने बटालियन के साथ होते हैं उस वक्त कैसा महसूस होता है इस गाने को सुनकर? देखिए, नेशनल एंथम जब भी गाई जाती है और मौका भी होता है, अभी आप देखिए, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए और जब भारतीय खिलाड़ी जीतता है और उसके बाद अब तिरंगा उड़ता है और नेशनल एंथम बजाई जाती है, देखिए वो फीलिंग तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, उस प्रकार की फीलिंग का। और क्योंकि जब हम ज़्यादा करके जब हम बॉर्डर पे रहते हैं और एक तरफ से अकेलापन महसूस होता है, ये दिन जो है ना 26 जनवरी 15 अगस्त, ये बहुत बहुत मायने रखते हैं। एक तो वो एक फीलिंग सी आ जाती है हर एक जवान के बीच में कि ये ठीक है, देश की सेवा तो रोज़ होती है लेकिन ये खास दिन है ये। तो एक तरफ से ये जो हौसला अफजाई होता है ये दिन करते हैं। और आमतौर पर जब भी आप सेलिब्रेशन देखते हो ना कि अच्छे, अभी देखिए स्कूल के बच्चे हैं, सबको शांति है और वो बजा रहे हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन जब आप कठिन जगह पर जाते हो तब इसकी जो इसकी इम्पोर्टेंस है, मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ख़ास करके जब मुश्किलें आती है और तब जाके आपका नेशनल एंथम बजता है, वो सुनने को मिलता है। या कोई देश की कोई खबर आती है जो बहुत तरक्की हुई है और आप फॉरवर्ड एरिया में हो। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मिस इंडिया का कंटेस्ट हो रहा था और मैं कश्मीर के फॉरवर्ड एरिया में था, एक स्थान पर था और रेडियो सुन रहे थे हम, और उस टाइम पर आया कि भारत की जो महिला है वो मिस वर्ल्ड बनी। तो एक ठीक है, वो छोटी सी बात है अगर आप इसे देखने के लिए, लेकिन जब आप इस प्रकार की खबरें वहाँ पर सुनते हैं तो देखते लगता है कि यार ठीक है, हमारा देश ऊपर बढ़ रहा है। तो ये जब भी इस प्रकार की खबरें आती है, मैं समझता हूँ कि ये अपने मोराल के लिए
और देश के लिए ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। इसलिए 15 अगस्त का जो महत्व है और 26 जनवरी का भी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 15 अगस्त और 26 जनवरी आप लोगों ने किस प्रकार मनाया? अगर आप बॉर्डर पे आप जैसे आपको तैनात किया गया तो वहाँ पर कैसे सेलिब्रेट होता है? नहीं, देखिए, बॉर्डर के ऊपर तो सेलिब्रेशन बहुत कम होती है। ये जो भी ट्रुप्स डिप्लॉयड है वो वहाँ पर कोई सेलिब्रेशन का ये इस प्रकार नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, कोई बड़ा खाना हो जाएगा तो उस प्रकार की बात होती है। लेकिन हेडक्वार्टर्स में हो सकता है कि एक ख़ास करके पीस स्टेशन में वो तो फिर हर एक पलटन जो है वो अपना फ्लैग होस्टिंग करती है, सैनिक सम्मेलन हो जाता है। लेकिन अब बॉर्डर एरियाज़ में हर एक दिन एक ही जैसा होता है, वो डिप्लॉयड है और ऑपरेशनल एरिया है। और ख़ास करके इन दिनों में मुझे लगता है कि वो ज़्यादा होशियारी की ज़रूरत होती है, ये कम नहीं। यानी और क्योंकि ये 15 अगस्त और 26 जनवरी इतने इम्पोर्टेंट दिन है कि कोई भी हादसा अगर हो जाए तो फिर बदनामी बहुत होती है। तो जो सेंस ऑफ अलर्टनेस है ना, 15 अगस्त से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद, और 26 जनवरी से कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद, वो बहुत हाई हो जाता है। और ट्रुप्स बिल्कुल तैनात रहते हैं वहाँ पर कि कुछ इस प्रकार की घटना ना हो जाए जिससे कि पूरी हेडलाइंस पूरे विश्व में चले जाए। तो ये तो उस प्रकार का सेलिब्रेशन जैसे हम बाकी जगह पर करते हैं, पीस स्टेशन वगैरह में करते हैं, वो हम बॉर्डर एरिया में नहीं होता ये। सर, चूँकि आपने जिक्र किया 15 अगस्त का, बॉर्डर एरियाज़ का आपने जिक्र किया, आज़ादी से लेकर अब तक हमारी जो इंडियन आर्मी है बहुत इवॉल्व भी की है, मगर एक कसक ज़रूर रह जाती है कि जब बात इंडिया चाइना बॉर्डर की हो या इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की होती है, घुसपैठियों से कहीं ना कहीं अभी तक निजात नहीं पा पाए हैं, चाहे गवर्नमेंट्स बदली हो, काफ़ी साल भी हो गए हों।